नमस्कार। एआई एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है अभी के समय में। कहने के लिए जहाँ भी देखिए आपको एआई बेस ही सारा काम मिलता है। और जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात करूँ, मैं थोड़ा सा पार्ट्स लूँ तो यहाँ भी आजकल नया ट्रेंड चला है और एआई बेस से ही स्टॉक को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है वो चालू हो गया है। तो सोचिए, सब कुछ सारा काम एआई करेगा आपको। लगता है आगे आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी एआई ही आपको कर देगा, जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करती जा रही है और घर के सारे काम भी एआई बेस काम करती नजर आ, जो कि पहले एक रोबोट हुआ करता था, वो आजकल एक एआई जो कि काम करती नजर आती है, जिसके पास सारे की सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है और उसको जो चाहे वो आप काम सॉल्व करके काम कर सकते हैं। इसी क्रम में एक आईटी कंपनी की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है विप्रो। और विप्रो के बारे में देखेंगे इसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या चार्ट लेवल्स निकल के आती है और क्या कहती है इसके बारे में कंपनी। इससे पहले हमने वेदांता के ऊपर स्टडी किया था। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टडी है वो विप्रो के ऊपर है। विप्रो की क्या चार्ट निकल के आती है, क्या इसका फाइनेंशियल पोजीशन है स्टैंड लोन के हिसाब से या कंसोलिडेट डेटा के बेसिस पे देखा जाए तो स्टैंड लोन तो काफ़ी अच्छा पोजीशन देखने को मिलती है, कंसोलिडेट थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिली है। इसकी कंपनी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे आखिर क्या करती है कंपनियां और क्या क्या इसके पास एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट को लेकर के और क्या निकल के आती है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले। और ओवरव्यू के तौर पे देखा जाए, आपको पता ही है दिग्गज कंपनियों में से आती है जो कि आईटी और उससे रिलेटेड कामकाज करती है और कहती है कंपनी हम एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव्स, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स और एजुकेशन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे ये कामकाज आईटी में नहीं करती है। चाहे मीडिया का सेक्टर हो या मेडिसिन डिवाइस की बात हो, ऑयल एंड गैस में बात करती हो या प्रोफेशनल सर्विसेज में बात करती है, मतलब हर जगह पे ये छाई छाई नज़र आती है। और जो कि देखेंगे इसके वेबसाइट्स पे लिखता है मोर इंटेलिजेंस लेस आर्टिफिशियल्स और इस तरह की चीज़ें हैशटैग चलाती हैं कंपनियां। क्या निकल के आया, इसका चार्ट क्या दर्शाती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चार्ट में क्या एक रेस्ट, क्या एक सपोर्ट लेवल के भी आसपास स्टॉक ट्रेड करता नजर आता है, क्या वहां से भागता नजर आएगा स्टॉक। तो थोड़ा सा हम फंडामेंटली के एक हाईलाइट को देखें तो कंपनी आईटी ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड इन द बिजनेस प्रोसेस सर्विस पे काम करती है। इसके बाद देखा जाए तो ये एक दिग्गज कंपनी में निकल के आती है, लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस में निकल के आती है। इंडस्ट्री बिहाइंड द टीसीएस, इन्फोसिस एंड द एससीएल, कुछ बड़े दिग्गज इंडियन कंपनी है जो कि आईटी में कामकाज करती है और पूरे वर्ल्ड बेस में कामकाज करती नजर आती है। उसमें देखा जाए इस कंपनी का बुक वैल्यू की बात पहले करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 143 रुपये के आसपास का। और दूसरी तरफ इसकी करंट मार्केट प्राइस है 451, अर्थात 500 रुपये मान लेते हैं इसको। 143 से लेकर के 500 रुपये का करंट मार्केट प्राइस। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.5 टाइम्स के हिसाब से देख लिया जाए। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये के आसपास। अच्छी बात है जो प्लेज कोई स्टॉक नहीं किया। इससे पहले हमने स्टडी किया था वेदांता में, तो वेदांता में क्या हुआ था, जितने के जितने स्टॉक प्रमोटर होल्डिंग थी उनको सबके सब प्लेस कर रखे थे, 100% के आसपास देखने को आई थी। अब आते हैं जहाँ पे स्टॉक पी की बात करें तो करीब 23 के आसपास निकल के आती है और इंडस्ट्री के पीक की बात करें तो थोड़ा सा 29 के आसपास, अर्थात इंडस्ट्री के जो पोटेंशियल्स हैं, मैं इसको पी के पोटेंशियल्स की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल जो है वो इंडस्ट्री के पोटेंशियल से थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पे मिलती है और इसके परफॉर्मेंस हो सकता है टीसीएस और बाकी जो कंपनियां, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर एचसीएल, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आए। डेट्स टू इक्विटी की बात करें तो 0.22 के आसपास निकल के आती है और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 243 पे निकल के आती है। अब आते हैं करंट रेशियो, जो कि करंट रेशियो में देखा है तो करीब 2.58 के आसपास निकल के आती है और डेट्स इसका थोड़ा सा कम है, 0.22 के आसपास निकल के आती है। कंपनी डिविडेंड के मामले में थोड़ा सा हल्का है और 0.20% का डिविडेंड का पार्ट रहा है कंपनी के लिए। चलते हैं आगे और समझते हैं वास्की मार्केट की तरफ। मार्केट क्या रिएक्ट करती है, मार्केट क्या फंडामेंटली इसके पास है। तो इसके 52 की हाई की तरफ देखा जाए, एक नजर डाले तो करीब निकल के आते हैं 546 के आसपास। लोग की बात करें तो करीब निकल के आते हैं 375 के आसपास, अर्थात इसका जो एक लेवल्स रहा उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं इसको देखा जाए तो एक साल की चार्ट को हम पहले एक आकलन करें। एक साल की चार्ट में देखने को आती है जो स्टॉक ना एक लगातार एक स्टेबिलिटी के आसपास कामकाज करती थी। यदि मैं इसी के आसपास लूँ तो लगता है इसके आसपास कामकाज करती नजर आती है स्टॉक में। ये रैली यहाँ पे आके ख़त्म होती है,
इसके आसपास। उसके बाद मैं इसको क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे आके ना, ये एवरेज प्राइस के आसपास दोबारा आई थी मोमेंटम। उसके बाद दोबारा इसका जो सपोर्टिंग लाइन है वो चेंज होता है और मार्केट एक बुलिश की साइडवेज में कामकाज करती नज़र आती है। और उसके बेस पे देखा जाए तो इनका जो एवरेज प्राइस है ना, वो इसके आसपास दोबारा आके एक खड़ी होती है। इस प्राइस के आसपास देखेंगे जो स्टॉक बार बार आई है, यहाँ से भी आई थी, दोबारा आई थी, और उसके बाद दोबारा एक बार नहीं कितनी बार मार्केट में इस एवरेज प्राइस के आसपास निकल के आई। उसके बाद फिलहाल का जो देखने को आती है, जो इसका रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इस रेजिस्टेंस तो यही होता है जो कि हायर साइड की वैल्यूशंस होती है। लेकिन इस हिसाब से मार्केट ये रिएक्ट करती नज़र आती है, जिसको ये अभी फ़िलहाल नज़र आती है कि यहाँ पे आसपास रेजिस्टेंस इसका मिलता जुलता है। वहाँ से उसने ब्रेकआउट करने के प्रयास किया और ब्रेकआउट करती यदि नज़र आती है तो स्टॉक यहाँ से सीधे के सीधे स्विंग करती नज़र आएगी कुछ पीरियड में, जो कि अभी इसका मार्केट आईटी से रिलेटेड मार्केट को लेकर के। तो बात करें विप्रो के लेकर के, विप्रो का लेटेस्ट 3 महीने 1 महीने के चार्ट को देखें तो चार्ट एक अच्छा साकि यहाँ इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस में क्या लगता है, प्राइस के हिसाब से उसी प्राइस के आसपास स्टॉक दोबारा चलती बुलती आ रही है। थोड़ा सा साइड यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का भी देखा जाए तो स्विंग भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक के लिए काफ़ी अच्छा स्विंग निकल के आता था। जैसे पहले देखा है तो इनके पास एक स्विंग ये निकल के आते थे, और इस हिसाब से यदि निकलता है आगे चल करके स्विंग के विषय से तो अच्छा खासा जनरेट करती नज़र आएगी कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस। अब इसको एक थोड़ा सा हम फंडामेंटली की तरफ एक नज़र और डालें तो कंपनी का 20 तारीख को कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया। किसको किया? अपने एम्प्लॉय के लिए किया, और एम्प्लॉय के लिए कहती है तो वो ESOPS में निकल के आती है, और ESPSP कहते हैं उसको। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया तो कॉर्पोरेट एक्शन में निकल के आती है ₹1 का फाइनल डिविडेंड निकल के आती है कंपनी का 24 में। कंपनी का डिविडेंड्स के साथ साथ कंपनी पिछले साल बाईबैक किया था, अर्थात कंपनी के पास जो प्रमोटर्स हैं उनके पास पैसा अच्छा खासा है, अर्थात ये एक बात थी कंपनी के लिए। तो कंपनी यहाँ पे अपनी शेयर्स को बाईबैक करती नजर आई। इसके बाद आते हैं आगे, और आगे कहती है कंपनी का जो डेटा है उस पे डेटा में देखा जाए तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है, चाहे सेल्स के मामला में हो या फिर वो नेट प्रॉफिट के मामला में हो, ये जो डेटा है, और चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात हो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात हो, हर जगह पे इनका जो है ना वो बेनिफिशियल नज़र आता है, और अच्छा खासा इनके ग्रोथ लेवल बनाई है। ये कंपनी की खुद की डेटा है, इसी को डेटा को हम स्टैंडअलोन डेटा को छोड़ के कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ हम एक बार ध्यान आकर्षित करें तो क्या निकल के आती है? उसमें निकल के आती है करीब इनके पास 16,000 करोड़ से सीधे 22,000 करोड़ के आसपास क्वार्टरली रिटर्न पहुंचा है, सेल्स निकला है। और इससे पहले 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ है, 23,000 करोड़ पे भी गया था, 22,500 करोड़ से भी जंप करता नजर आया था। तो यहाँ पे उतनी बड़ी पुल बैक नहीं थी, लेकिन इस क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए इन चारों क्वार्टर में तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ पे करती नजर आती है? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सितंबर में करती नजर आती है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जून में करती नजर 22,800 के आसपास करती नजर आती है। यहाँ पे एक देखने को मिली है पोजीशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को एक बार कंपेयर करके देखें तो निकल के आती है, हम इन 4-5 कुछ क्वार्टर को डेटा को लें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ पे नज़र आती है? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ये एक तो दिसंबर 22 के अंदर, और फिर यहाँ पे नज़र आती है, मतलब जो दिसंबर 22 का डेटा था वो सेम कैरी करता दिसंबर मार्च 24 के अंदर। इसके बाद यदि हम प्रॉफिट को एक लें बेस, जहाँ प्रॉफिट की अच्छी है तो उसके बेसिस पे स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसमें यदि 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, तो यहाँ पे प्रॉफिट इनका गिरावट में देखने को मिली, और इस क्वार्टर में देखने को मिला कि 3,000 करोड़ से नीचे रहा, 1,800 करोड़ के आसपास रहा। पिछले 4 क्वार्टर में 3,000 के आसपास पहुंचा नहीं, इससे पहले 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता था। ईयर टू ईयर को चर्चा करें तो ईयर टू ईयर में कंपनी का क्या निकल के आती है? ईयर टू ईयर में कंपनी का निकल के आती है जो कंपनी का पिछले साल से जो बिजनेस था वो बिजनेस में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, और पिछले साल जो बिजनेस से करीब 90,000 करोड़ के आसपास था उसमें से गिरावट देखने को मिला है। और केवल कब इसी साल से, अर्थात ये सेकेंड ऑफ द ईयर रहा है इसका अभी तक के डेटा बेसिस में, जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आई है स्टॉक। इसके बाद देखें इसकी नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया तो नेट प्रॉफिट निकल के आती है करीब 11,112 करोड़ के आसपास। और इससे पहले देखा जाए कुछ ईयर को कंपेयर करके तो उस ईयर से तो इसको कहा जा सकता है 2 टाइम्स के आसपास पहुंचने वाली है रेट। लेकिन इसको पिछले साल के ही डेटा से कंपेयर करें तो उससे
डिक्लाइन करती नजर आती है, उस लेवल से पहुंच नहीं पाती इसका चार्ट वैसे। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो ये 12,000 करोड़ के आसपास ये यहाँ से स्टार्ट होती है, 9,000 से, 9,000 से ऊपर जाती है और फिर दोबारा ये ऊपर जाती है और दोबारा ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी गिरती है और ये लगातार गिरती जाती है। अर्थात यहाँ पे इसका सेल्स का मॉडल एक चार्ट बेसिस में देखा है तो इसे ही गिरती नज़र आती है। इसके बाद हम देखें इसका कुछ हिस्टोरिकल डेटा, तो इसमें कुछ जान लगती नहीं है, इसलिए हम इसको चर्चा करने की कोई बात मतलब बनता नहीं है। वो आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। हम चलते हैं केवल चार्ट की तरफ, और चार्ट क्या कहती है इस कंपनी के बारे में। उसके बाद हम समझने के पड़ेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। और चार्ट बेस में मैं देखूँ, आप चाहो तो इंडिकेटर यूज करना, जितना सा चाहो उतना इंडिकेटर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं कर रहा हूँ। केवल और केवल हम प्राइस को समझने के प्रयास कर रहा हूँ कि इसका ट्रेंड के समझने के प्रयास कर रहा हूँ कि इसका ट्रेंड बेसिकली क्या कहता नज़र आता है। उस बेसिस पे देखा जाए तो इसका ट्रेंड में क्या मोमेंटल देखने को आती है। अब यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड में नज़र आती है जहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, एक डायरेक्टली इसको देखा जाए यहाँ से तो स्विंग करती नज़र आई, लेकिन बीच में एक लंबी सी गिरावट भी आई, लेकिन एवरेज प्राइस के आसपास में फिलहाल देखा जाए तो एक लंबी सी एवरेज प्राइस के आसपास एक खड़ी है परफॉर्मेंस हिसाब से। यहाँ पे इस प्राइस के आसपास लगातार एक सस्टेन करती नज़र आई कंपनी से। पहले इसका बस जो सपोर्टिंग लेवल है वो ढेर सारा सपोर्टिंग लेवल देखने को मिलती है। चाहे इस लेवल की बात करूँ जहाँ पे लगातार ये सपोर्ट जोन बनाती नज़र आती है, एक लंबी सपोर्ट के आसपास यहाँ से निकल के आती है, एक लंबी इस प्राइस के आसपास लगातार प्राइस आती नज़र आती है। सपोर्टिंग इसके पास ढेर सारा है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस इसके पास अभी फिलहाल जो है ऊपर तोड़ने के लिए बेकरार कंपनी का परफॉर्मेंस। और हाँ, पोर्टफोलियो के अंदर देखा जाए तो उसमें पीएल के अंदर देखा जाए थोड़ा सा पिछले साल से थोड़ा सा हल्का गिरावट देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग तरफ देखा जाए तो शेयर होल्डिंग कहती है जो इसके पास जो प्रमोटर्स की होल्डिंग रही है वो करीब 72% के आसपास रही है अभी तक। एफ आई की बात करें तो एफ आई भी पोजिशन सेम है, उतना ही रखा है। डी ने भी कुछ फेरबदल किया नहीं है यहाँ पे। पब्लिक के पास की बात करूँ तो पब्लिक में यहाँ पे पब्लिक के पास से थोड़ा सा शिफ्ट किया है कहाँ पे, डी आर एफ आई ने थोड़ा शिफ्ट लिया है, तो पब्लिक के पास थोड़ा सा कम बचा। और यहाँ पे डी आई में देखें तो डी आई लगता है मेरे पास यहाँ पे बड़ी से डी आई हो सकती है। और इस डी आई में देखा जाए तो निकल के आती है एल आई सी। फिलहाल यहाँ पे एल आई सी की पोजिशन कितनी है, 4% के आसपास। और दूसरा एक निकल के आती है एस बी आई। एस बी आई की म्यूचुअल फंड है उनके पास 1% के आसपास। और पब्लिक में देखा है तो पब्लिक में कुछ बड़े बिग सुपर इन्वेस्टर की चर्चा करें तो जे पी मॉर्गन, स्विस बैंक्स, मुझे लगता है कि शायद न्यू कहाँ की कंपनी है ये, तो पूरा नाम इसका देखें तो निकल के आती है जेपी मॉर्गन चेस बैंक। और जेसी मॉर्गन ने यहाँ पे अपनी फंड डाल रखा है। एक तरह से इसको कहा जा सकता है जेपी मॉर्गन चेस फंड एज अ बैंक इज यहाँ पे सुपर इन्वेस्टर के तौर पर तो काम कर नहीं रहा है, क्योंकि इनका पोजीशंस जो है वो लगातार उसी के आसपास बनी हुई है। अर्थात ये एक तरह से देखा जाए इसको या तो एफ आई की कैटेगरी में रखा जाए, और ये इंडियन नहीं है तो एफ आई की कैटेगरी में ही रखना चाहिए, जो कि लगातार इस पोजीशन बना के बैठी है कंपनी में। अब आते हैं एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस क्या कहती है स्टॉक। परफॉर्मेंस स्टॉक क्या कहते हैं एज ऑन डेट में, जो स्टॉक में जब भी चार्ट के देखें, चार्ट का आकलन करें, तो इस आकलन में कई बार हो सकता है ना बिल जो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से या इस टाइम फ्रेम के हिसाब से या ऊपरी टाइम फ्रेम के हिसाब से कंपेयर करने के टाइम पे जो परसेंटेज ऑफ ग्रो है एज ऑन डेट के उसमें चेंज हो सकता है। और डेली ये चेंज होता है मार्केट के बेसिस पे। तो एज ऑन 10 सालों में डेटा में देखा तो 143%, 5 सालों में 71% और 3 सालों में निगेटिव रहा। यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, 2 सालों में 15%। और यहाँ पे कुछ बड़ी मोमेंटल देखने को नहीं मिली, काफ़ी छोटा सा था। लेकिन फिलहाल ये क्या कहना, चार्ट क्या कहना चाहता है, मैं इसको समझूँ चार्ट कहना क्या चाहता है, उस चार्ट को कहने की इसमें ड्यू डिलिजेंस की तरफ एक नज़र डालें तो कंपनी का ड्यू डिलिजेंस फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। और इसके पास देखने को आती है कि रिलेशन आई बी सी में इसके पास गया था इनिशियल ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी क्रेडिटर पेश बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर ने इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन किया था कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। और वो विप्रो लिमिटेड वर्सेस इन द लिमिटेड वर्सेस राहुल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया था क्रेडिटर्स के तौर पे। इसके बाद देखा जाए तो इनकी चार्ट की सपोर्टिंग ये दिखती है जिस चार्ट में एक एक एवरेज वैल्यू के आसपास जब मार्केट खड़ी होती है ना लगातार, तो उसमें क्या लगता है एवरेज वैल्यू के आसपास जहाँ भी देखिए
ये मार्केट एक स्टेबिलिटी के साथ आसपास काम करता नजर आता है। लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से ना लंबी सी जंप कर सकती है और जंप करने के आसार ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए छोटा सा जंप किया था, उसके बाद भी देखिए यहाँ पे छोटा सा जंप किया, बड़ा सा जंप किया, इसके बाद देखिए जंप किया। अर्थात फिलहाल तो यहाँ पे देखने को आती है तो यहाँ से जैसे ही इन्होंने एवरेज बनाई, मैं कोई भी इंडिकेटर की यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मार्केट अच्छा चार्ट के बेसिस पे जंप करती नज़र आती है। मार्केट देखने वाली बात है। और इसका यदि हम कंपेयर पीयर्स कंपनी के डेटा को देखें तो टी सी एस है, इन्फोसिस है, एच सी एल है, इसके जो मेन पीयर्स कंपनी के कंपेयर किया जा सकता है उसको फिलहाल यहाँ पे किससे किया जा सकता है। यदि सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो सेल्स बेसिस में इनको करने के लिए मुझे लगता है इससे किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बेहतर सेल्स जो है टी सी एस के बाद इन्फोसिस का नाम निकल के आता है। विप्रो का थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे निकल के आती है किसका, निकल के आता है एच सी एल का, एच सी एल टेक का। तो ये हमने आज समझने का प्रयास किया विप्रो के बारे में, जो कि थोड़ा सा अब हमने हाई फंडामेंटली हाईलाइट्स लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की थोड़ा सा चर्चा किया। इसके बाद देखा जाए तो डाइवर्सिफाई इन द पुअर सेल्स ग्रोथ इनकी है, कुछ है नहीं, जान नहीं लग निकल के आती है। और एवरेज प्राइस के आसपास दोबारा आऊँ दोबारा तो देखिए मार्केट क्या रिएक्ट करती नजर आती है। एवरेज प्राइस पे कोई बात बनने वाली लगती नहीं है। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम फंडामेंटली हाईलाइट से लेकर टेक्निकल ट्रेंड की थोड़ा सा चर्चा रखने का प्रयास करते हैं। और वो जो डेटा होता है वो एज ऑन द ऑथेंटिकेटेड डेटा के बेसिस पे हम बी एस सी एनर्जी के वेब पोर्टल से ही लर्निंग का पार्ट्स ज़्यादा रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।